नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। अगर आपका भी सपना है कोई स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब प्राप्त करना, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। अभी जीएस क्लासेस के माध्यम से आपको पूरी सहायता की जाएगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको आप लाइक करिए, अगर पसंद नहीं आती है तो इसको आप डिसलाइक करिए। अगर पसंद आ जाए वीडियो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जो है हमारी वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो अभी जीएस क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए, और ये बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको आप प्रेस कर लीजिए, ताकि जो है वीडियो का नोटिफिकेशन जो ऑटोमेटिक आपको प्राप्त हो सके। अगर आप चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना, तो अभी जीएस ऑफिशियल के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाकर आप जुड़ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है बायोलॉजी पढ़ रहे थे, तो बायोलॉजी में हम लोग जो है 2 क्लास कवर किए थे, जिसमें हम लोग सेल पढ़ रहे थे, कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं पीछे तो जाकर देखिए। अगर नहीं देख पाइएगा तो फिर आगे आपको समझने में प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए आप जो है पूरा पूरा वीडियो आप देखिए और नोट्स बनाते रहिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ताकि जो है रिवीजन में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस क्लास में हम लोग जो है मेनली जो है डीएनए और आरएनए के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि हम जो है नेक्स्ट वीडियो जब हम लाएंगे तो उसमें हम डीएनए और आरएनए के बारे में जो है एक विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग जो है मेनली फोकस किस पे करेंगे, तो डीएनए और आरएनए पर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि डीएनए होता क्या है। तो देखिए, डीएनए का फुल फॉर्म आपको कभी कभार जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो डीएनए का फुल फॉर्म आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट कहीं कोई भी एग्जाम में जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन अब ये बनता है कि क्वेश्चन ये पूछता है कि आपको डीएनए की खोज किसने किया था। तो पहली बार जो है डीएनए खोज जो है 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मीसर के द्वारा किया गया था। ये आपको फोटो यहाँ पर दिख रहा होगा, फ्रेडरिक मीसर, ये फ्रेडरिक मीसर है जिन्होंने डीएनए की खोज की थी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि डीएनए शब्द किसने दिया था। देखिए, जब फ्रेडरिक मीसर ने डीएनए की खोज किया था उस समय डीएनए नाम इन्होंने नहीं दिया था, लेकिन डीएनए जो शब्द है, डीएनए शब्द जो है एक व्यक्ति था जिसका नाम था जकारियास। जकारियास के द्वारा जो है ये नाम दिया गया था डीएनए। ठीक है, अब जो है डीएनए पर शोध की प्रक्रिया जो है एकदम आगे की ओर बढ़ती रही, शोध पे शोध चलता रहा। तो उसके बाद जो है कुछ समय के पश्चात, ठीक है, 1900 एक तरह से कह सकते हैं कि 62 के आसपास, क्योंकि 62 में जो है वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला था, और उससे थोड़ा सा पहले की बात है कि इन्होंने डीएनए पर शोध करते हुए इन्होंने खोजा कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है, यानी दोहरी संरचना की होती है। जैसा कि आप यहाँ पर फोटो में आप लोग देख रहे होंगे कि ये 2 संरचना आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए 2 पट्टी, एक ये पट्टी और दूसरा ये पट्टी आपको देखने को मिलेगा। तो ये संरचना जो है डीएनए की है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल या दोहरी संरचना की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए का जो है डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने किया था। तो वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। ये दोनों का फोटो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये दोनों जो है वाटसन और क्रिक हैं, इन्होंने ही डीएनए की जो डबल हेलिक्स मॉडल होती है उसकी खोज की थी, और इनको जो है इस उपलब्धि के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि सम्मान होता है, किसी भी वैज्ञानिक को दिया जाता है। तो ये एक अलग टॉपिक आ जाता है कि नोबेल पुरस्कार जो है किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, वो हम लोग अलग जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम सिर्फ बायोलॉजी की चर्चा करेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बायोलॉजी में अभी हम डीएनए पढ़ रहे हैं, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका खोज किसने किया, शब्द किसने दिया, डबल हेलिक्स मॉडल किसने खोजा। उम्मीद करते हैं इसको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डीएनए के बारे में जो है कुछ क्वेश्चन और भी पूछा जाता है। इससे कहा जाता है, देखिए डीएनए के बारे में ये पूछा जाएगा आपको। तो डीएनए जो होता है ये क्या है, एक न्यूक्लिक अम्ल है, यानी न्यूक्लिक क्या है, एसिड है। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन ये किसके साथ मिलकर जो है वो एक क्रोमोसोम का निर्माण करता है। तो डीएनए जो है प्रोटीन के साथ मिलता है, प्रोटीन के साथ मिलकर, और क्रोमोसोम जिसको हम लोग गुणसूत्र कहते हैं उसका ये निर्माण करते हैं। हम गुणसूत्र के बारे में जो पिछला वीडियो हम लोग जो है चर्चा कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो देखिए। गुणसूत्र के बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स हम चर्चा किए थे कि न्यूक्लियोटाइड से मतलब जो क्रोमेटिन धागा होता है, क्रोमेटिन धागा, 2 क्रोमेटिन धागा के मिलने से जो है एक क्रोमोसोम का निर्माण होता है। 2 क्रोमेटिन धागा जहाँ पर मिलता है उस सेंटर को क्या बोलते हैं, ये सब हम जो है पूरी तरीके से हम लोग कवर किए थे। उसको देखिए, पीछे आप जाके वीडियो को देखिए, तब आपको ये समझ में आ जाएगा क्रोमोसोम के बारे में। ठीक है, चलिए
अब हम बात करते हैं कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाएगा। तो देखिए डीएनए जो है सबसे पहले तो केंद्रक में पाया जाएगा, केंद्रक जो कोशिका का केंद्रक होता है उसमें पाया जाता है। दूसरा कहाँ पाया जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी तक नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो केंद्रक में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में ये पाया जाएगा। मुख्य रूप से जो है तीन जगह जो है ये कोशिका के अंदर जो है 3 जगह डीएनए देखने को मिलता है। तो सबसे अधिक कहाँ मिलेगा, केंद्रक में और माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और कुछ मात्रा में जो है ये क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग हरित लवक कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। अब डीएनए का कार्य क्या होता है, कार्य हम देख देते हैं कि डीएनए अगर किसी भी कोशिका में उपलब्ध है तो उसका क्या कार्य होता है। उसका यही कार्य होता है, जो अनुवांशिक पदार्थ होता है या अनुवांशिक गुण होता है उसको जो है यानी पेरेंट यानी माता पिता के सेल से जो है डॉटर सेल में ट्रांसफर करने का काम जो है डीएनए के द्वारा किया जाता है। और डीएनए का जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो छोटी इकाई होती है डीएनए का, तो उसको हम लोग जीन कहते हैं, ठीक है। तो जीन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए ये जीन है, जीन जो है डीएनए की छोटी इकाई होती है, और जीन से क्या बनता है डीएनए, और डीएनए से क्या बनता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम कहाँ रहता है, वो केंद्रक के अंदर रहता है, ठीक है। तो ये जो है एक श्रृंखला जो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम जो है लिस्ट हमको बता दिए हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डीएनए का कार्य क्या है। डीएनए है क्या, तो डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। प्रोटीन के साथ मिलकर ये क्रोमोसोम का निर्माण करता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा कोशिका में, तो केंद्रक में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा, ठीक है। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य यही है कि ये अनुवांशिक पदार्थ को जो है एक तरह से कह सकते हैं कि माता पिता के सेल से जो है डॉटर सेल में जो है ये ट्रांसफर करने का काम करता है, और अनुवांशिक सूचनाओं का ये क्या है, एक वाहक है, स्थानांतरण करने का कार्य करता है, ठीक है। अभी बात करते हैं कि डीएनए की जो संरचना होती है वो कैसा होता है। तो डीएनए की संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका की हम जब बात करते हैं तो उसमें जो है लंबा और सर्पिलाकार होता है, ठीक है। एक छड़ जैसी लंबाकार होती है और सर्पिलाकार भी होती है, ये किसमें, प्रोकैरियोटिक में। लेकिन यूकैरियोटिक की जब हम बात करेंगे तो ये लगभग कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, ठीक है। तो वृत्ताकार आकार का जो है डीएनए देखने को मिलेगा यूकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है। अब पूछा जाता है कि डीएनए मुख्य रूप से किसका बहुलक है। तो डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक, न्यूक्लियोटाइड का क्या है, बहुलक है। ये आपको पूछा जाएगा कि डीएनए जो है किसका बहुलक है, तो न्यूक्लियोटाइड का क्या है, ये बहुलक है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम डीएनए का जो है यहाँ पर फोटो भी लगाए हैं, आपको पहले भी दिखा चुके हैं डीएनए। अब हम बात करेंगे कि डीएनए जो न्यूक्लिक अम्ल है तो उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। उसका हम लोग क्लासिफिकेशन हम अच्छी तरीके से करेंगे। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि नाइट्रोजन बेस जो इसमें पाया जाता है वो कौन कौन सा नाइट्रोजन बेस इसमें देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए जो नाइट्रोजन बेस इसमें पाया जाता है, तो नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, तो पहला होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरीमिडीन। तो प्यूरिन और पिरीमिडीन 2 भाग होता है नाइट्रोजन बेस का, जो किस में पाया जाता है, डीएनए में। डीएनए में 2 प्रकार का क्षार, नाइट्रोजनी जो क्षार होता है 2 प्रकार का पाया जाता है। एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरीमिडीन, ठीक है। तो प्यूरिन जो होता है, प्यूरिन को जब हम क्लासिफाइड करते हैं तो 2 भाग में, एडेनिन और गुआनिन, एजी ये प्यूरिन का जो पार्ट है, 2 पार्ट है, वो हो गया एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। जब हम पिरीमिडीन की जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें आपको निकल के आता है साइटोसिन और थाइमिन, ये 2 देखने को मिलेगा, सीटी। तो एजी उधर हो गया और सीटी इधर हो गया। तो प्यूरिन से कौन कौन बना, एडेनिन बना, गुआनिन बना, और पिरीमिडीन से क्या बना, साइटोसिन और थाइमिन बना, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आगे हम इसका फिर से हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आगे जब हम बात करते हैं तब डीएनए का जो क्लासिफिकेशन आप देख लिए कि न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। अब डीएनए का हम जो है विस्तृत रूप से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि जो डीएनए होता है, डीएनए जो है उसको जब क्लासिफाइड करते हैं तो वो 2 भाग में होता है। सबसे पहला भाग होता है न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि आपको हम सिर्फ नाइट्रोजन बेस का हम लोग क्लासिफाइड करके अभी हम बताए थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, डीएनए को जो है विस्तृत रूप से जो है इसको जो है डिवाइड करके हम लोग देखते हैं कि आखिर डीएनए में क्या क्या पाया जाता है। तो डीएनए में जो है न्यूक्लियोसाइड पाया जाता है और फॉस्फेट पाया जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड से क्या क्या बनता है सो देखिएगा। न्यूक्लियोसाइड से शर्करा बनता है। शर्करा जो होता है वो 5 कार्बन वाला जो है शर्करा बनता है। जो शुगर होता है, शर्करा होता है, वो 5 कार्बन वाला शर्करा देखने को मिलता है। और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है नाइट्रोजन बेस।
दूसरा होता है नाइट्रोजन बेस, जो नाइट्रोजन क्षार है वो होता है। तो एक देख लीजिए आप लोग शर्करा और दूसरा नाइट्रोजन बेस। तो शर्करा जो होता है ना, शर्करा में भी जो है 2 प्रकार की शर्करा देखने को मिलती है, एक होता है राइबोस, दूसरा होता है डाइऑक्सी राइबोस, ठीक है। तो एक हो गया राइबोस, दूसरा हो गया डाइऑक्सी राइबोस। अभी हम आपको जो है नाइट्रोजन बेस के बारे में बता ही दिए। नाइट्रोजन बेस जो होता है एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरीमिडीन। प्यूरिन से क्या बना, एजी बना, ठीक है, एडेनिन गुआनिन। और पिरीमिडीन से क्या बना, थाइमिन और साइटोसिन बना। तो ये 2 चीज़ देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि डीएनए में क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है, एकदम बढ़िया से इसको ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है डीएनए में कौन सा बेस पाया जाता है, नाइट्रोजन बेस जो है कौन कौन सा पाया जाता है। तो याद रखिएगा ATGC, ठीक है, ATGC। अब ATGC में आपको याद रखना पड़ेगा, ए से क्या हो गया एडेनिन, टी से क्या हो गया थाइमिन, जी से क्या हुआ गुआनिन, सी से क्या होगा साइटोसिन। तो क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए में जो भी नाइट्रोजन बेस पाया जाता है तो किनके किनके बीच जो है डबल बॉन्ड बनता है और किसके किसके बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ये आपको याद रखना है। तो एटी के बीच बनेगा डबल बॉन्ड और जीसी के बीच बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है। किससे स्ट्रॉन्ग होता है, तो डबल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो जाएगा, तो आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो जीसी के बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड रहेगा और एटी के बीच क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से देखिएगा आप लोग कि कहे अभी अब आपको बोलेगा कि बताइए कि जो डीएनए का जो टर्म है फेरा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये फेरा आपको दिख रहा होगा, ये टर्म, ठीक है। तो डीएनए के एक टर्म की लंबाई कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम, इसको एंगस्ट्रॉम बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग जो है इसको ए डिग्री बोलते, ए डिग्री बोल देते हैं, ठीक है। तो ए डिग्री नहीं है, ये 34 एंगस्ट्रॉम है, इसको फिजिक्स में एंगस्ट्रॉम बोला जाता है, आप लोग याद रखिएगा। तो एक फेरा की जो लंबाई होती है डीएनए की 34 एंगस्ट्रॉम होती है, क्योंकि आप जानते हैं डीएनए में जो है डबल हेलिक्स होता है, तो एक का भी 34 दूसरा का भी क्या होगा 34 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो एक टर्म है डीएनए की उसमें कितना न्यूक्लियोटाइड्स पाया जाएगा, तो 10 न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलता है इसमें। जो डीएनए होता है, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या एक टर्म में 10 और 2 टर्म है तो 20, कुल कितना हो जाएगा, तो 20 जो है पूरा एक डीएनए जब हम देखिएगा, क्योंकि डबल हेलिक्स होता है, उसमें कुल जो है 10 न्यूक्लियोटाइड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डीएनए में जो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड होता है तो उन न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स। तो कितना इसमें डिस्टेंस देखने को मिलता है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। देखिए यहाँ पर 3.4 एंगस्ट्रॉम आपको देखने को मिलेगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम जो है यानी प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की जो है दूरी देखने को मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जो होता है एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड होता है, तो न्यूक्लियोटाइड जो होगा थोड़ी थोड़ी जगह पर आपको देखने को मिलेगा, दूरी पर देखने को मिलेगा। तो उन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बीच कितनी दूरी रहेगी, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्योंकि पहले हम बता चुके हैं आपको कि डबल हेलिक्स मॉडल की खोज जो है वाटसन और क्रिक के द्वारा 1953 में किया गया था, लेकिन 1962 में जो है इनको जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था। जेम्स वाटसन जिसको बोलते हैं जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, इनका जो है फुल नाम है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। डीएनए के बारे में इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, डीएनए की खोज किसने किया था, डीएनए शब्द किसने दिया था, और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने खोजा था, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, डीएनए के एक टर्म की लंबाई कितनी होती है, डीएनए में जो है एक टर्म में न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या कितनी होती है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। डीएनए का कार्य क्या है, तो अनुवांशिक पदार्थों का वाहक होता है या अनुवांशिक गुणों का क्या होता है, वाहक होता है। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है कोशिका में, तो आप लोग देख लिए केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है। तो ये सभी जो है क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपसे ये इतना ही डीएनए के बारे में पूछा जाएगा। और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का आप क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं कि उसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा डीएनए से इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं डीएनए आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम जो है आरएनए के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आरएनए के बारे में बात करते हैं, तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोग देख लीजिए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए आरएनए क्या होता था, सॉरी डीएनए क्या होता था, वो डबल हेलिक्स होता था, लेकिन आरएनए क्या होता है, सिंगल हेलिक्स होता है, ठीक है। तो आपको हम एक फ़ोटो अगर होगा तो हम आपको बताते हैं।
आरएनए किधर गया, आरएनए यहाँ पर दिखाते हैं आपको, देखिए इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है सिंगल हेलिक्स, ठीक है, तो सिंगल हेलिक्स ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये आरएनए है, ठीक है। तो आरएनए क्या होता है, सिंगल हेलिक्स होता है, लेकिन डीएनए देखिए यहाँ पर डीएनए आपको जो है डबल हेलिक्स देखने को मिलेगा और आरएनए जो है वो सिंगल हेलिक्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आरएनए की चर्चा करते हैं। आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड का होता है और ये कहाँ पाया जाता है, तो बेसिकली देखा जाता है कि आरएनए जो है कोशिका द्रव में भी पाया जाता है और ये कुछ मात्रा में जो है केंद्रक में भी पाया जाएगा, ठीक है। तो आरएनए जो है अधिकांश जो है आपको कोशिका द्रव में जो है एक छोटी छोटी संरचना होती है और उसमें पाया जाता है कोशिका द्रव में, ठीक है। अब इसमें जो नाइट्रोजन जो बेस होता है, नाइट्रोजन जो बेस होता है इसमें 4 नाइट्रोजन बेस इसमें भी देखने को मिलता है। कौन कौन, तो एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन और साइटोसिन। अब इसमें क्या होता है कि जो टी था वहाँ पर देखिए डीएनए में क्या था, टी था, थाइमिन था, थाइमिन की जगह पर क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। तो वहाँ पर क्या था, एटी था, देखिए वहाँ पर जो था एटी था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए यू हो जाएगा, ए यू के बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एडेनिन तो होगा ही, बाद में क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यूरेसिल आप याद रखिएगा, यूरेसिल। तो एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन और साइटोसिन, ये 4 नाइट्रोजन बेस जो है आरएनए में देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम इसका जो है क्लासिफिकेशन करते हैं कि आरएनए होता है कितना प्रकार का, ठीक है। तो आरएनए की जब हम बात करते हैं आरएनए, तो आरएनए मुख्य रूप से आपको 3 प्रकार को देखने को मिलेगा, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ये 3 प्रकार का आरएनए देखने को मिलता है। अब बात ये आती है कि आरएनए का कार्य क्या है। तो आरएनए का जो कार्य है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता पहुंचाना, ठीक है। यानी आप जैसा कि जानते हैं कि राइबोसोम, अगर नहीं जानते हैं तो आगे हम लोग बताएंगे कि राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण किस प्रकार से होता है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होगा। क्योंकि आरएनए जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है और किसको हेल्प करता है, तो राइबोसोम को हेल्प करता है। तो आरएनए तीन प्रकार का हो जाएगा। एम फॉर मैसेंजर हो जाएगा, देखिए एम फॉर क्या हो जाएगा, एम से यहाँ पर लिखे मैसेंजर, मैसेंजर। तो ये क्या होगा, ये मैसेज, इसका नाम ही है मैसेंजर, तो ये क्या करेगा, मैसेज पहुंचाने का कार्य करेगा। तो मैसेज क्या पहुंचाएगा, तो कहेगा देखिए एमिनो अम्ल आ चुका है, ठीक है, एमिनो अम्ल आ चुका है और इसका उपयोग जो हम लोग किस में कर सकते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में कर सकते हैं। तो होता क्या है, ये मैसेज दे दिया कि एमिनो अम्ल आ चुका है, एमिनो अम्ल जो है आ चुका है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये टीआरएनए का काम होता है, ये सबसे छोटा पाया जाता है, ये सबसे क्या होता है, ये छोटा पाया जाता है, सबसे छोटी संरचना होती है। जितना भी 3 प्रकार का आपको आरएनए दिख रहा है उसमें सबसे छोटी संरचना कौन सी होती है, तो टीआरएनए होता है। अब इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है प्रोटीन संश्लेषण तक जो है, यानी जैसा कि आप जानते हैं कि आगे हम आपको बताएंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। वहाँ तक जो है एमिनो अम्ल को पहुँचाने का कार्य किसका है, तो टीआरएनए। टी फॉर क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट, याद रखिएगा ट्रांसपोर्ट हो जाता है, टी फॉर हो गया ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट का काम जो है कौन करता है, ट्रांसपोर्ट का काम जो है ये किसका है, तो टीआरएनए का है, ट्रांसपोर्टिंग का कार्य है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आरआरएनए के। आरआरएनए क्या करता है, तो देखिएगा, तो ये आप दो चीज़ देख लिए, एम और टी। एम का काम क्या हो गया, मैसेंजर का काम हो गया, ये मैसेज पहुंचाएगा। टी का काम क्या हो गया, ट्रांसपोर्टिंग का काम हो गया। अब हम बात करते हैं आर क्या होता है, ये राइबोसोम को हेल्प करता है प्रोटीन संश्लेषण में। जब प्रोटीन बनने की प्रक्रिया जब शुरू होती है उसमें आरआरएनए जो है वो हेल्प करता है पूरी तरीके से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आरआरएनए जो होता है वो क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। या आपसे सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, आरएनए का कार्य क्या है, कोशिका में आरएनए का कार्य क्या है, तो आप बोलिएगा प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करना आरएनए का कार्य है, ठीक है। चलिए तो आपसे कार्य पूछेगा, फुल फॉर्म ही पूछ लेगा। अब हम बात करते हैं कि आरएनए से संबंधित जो है खोज के बारे में देख लेते हैं कि कुछ जो है जेनेटिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए की क्या भूमिका है, उस पर शोध करने के लिए 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। उसमें 3 व्यक्ति कौन कौन हैं, तो पहला है भारत के हरगोविंद खुराना, ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट डब्ल्यू हॉल और एमडब्ल्यू नीरेनबर्ग, ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने जो है जेनेटिक कोड, ठीक है, जेनेटिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए की भूमिका पर शोध करने के लिए, यानी क्या आरएनए की भूमिका है प्रोटीन संश्लेषण में और जेनेटिक कोड में, तो उस भूमिका को
बताने के लिए जो इनको जो है 1968 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से जो है mRNA, tRNA और RNA का कार्य है, और जेनेटिक कोड तथा प्रोटीन संश्लेषण की खोज करने के लिए या उसमें हेल्प करने के लिए आरएनए की क्या भूमिका होती है, इसके लिए जो है हरगोविंद खुराना और इनके साथ जो है 2 अन्य व्यक्तियों को जो है नोबेल पुरस्कार 1968 में दिया गया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर फोटो के माध्यम से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो होता क्या है कि बेसिकली एमिनो एसिड, देखिए एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड जो होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है डीएनए और आरएनए आपको देखने को मिलेगा, तो होता क्या कि एमिनो एसिड जब आता है, एमिनो एसिड जब आता है तो एमिनो एसिड का जो है ये मैसेज देता है, आपको अभी पता है एमआरएनए मैसेज देगा, उसको टी क्या करेगा, यहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ से यहाँ पर लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये राइबोसोम का पार्ट है। ठीक है, तो राइबोसोम में पहुँचा दिया। अब क्या होगा, आरएनए का काम क्या होगा, ये हेल्प करेगा किसको, तो जाकर वहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होगा, राइबोसोम को वहाँ पर हेल्प करने का कार्य करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि आरएनए का क्या कार्य है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीन के बारे में, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं डीएनए की छोटी इकाई होती है जीन, तो जीन से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे कभी पूछा जा सकता है। तो होता क्या कि आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि अनुवांशिक का इकाई क्या है, मतलब जब हम लोग कुछ लक्षण जो है माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका जो है सबसे छोटी इकाई क्या है, तो जीन होता है। ठीक है, तो अनुवांशिकता की जो इकाई होती है, जो छोटी इकाई होती है, वो क्या होती है, वो जीन होती है। आपको जूम करके हम लोग दिखाते हैं। देखिए अनुवांशिकता की छोटी इकाई क्या हो गया, जीन हो गया। अब जीन जो होता है, जीन वो विषाणु में डीआरएनए और आरएनए का बना होता है, डीएनए और आरएनए का बना होता है। जो वायरस होता है, जैसा कि आप जानते हैं विषाणु कोशिका का नहीं बना होता है। आपको कभी क्वेश्चन पूछ कर फंसा दे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए विषाणु कितने कोशिकाओं का बना होता है, तो विषाणु कोई भी कोशिका का नहीं बना होता है। तो किसका बना होता है विषाणु, वायरस जो होता है वो डीएनए का बना होगा, डीएनए का, आरएनए का, और साथ में क्या रहता है, प्रोटीन। ये 3 चीज़ों का जो है मिलने से जो है विषाणु वायरस का निर्माण होता है। अब जो डीएनए होता है ये यूकैरियोटिक में केवल जो है, जो यूकैरियोटिक का डीएनए होता है उसमें ही जीन पाया जाएगा। देखिए यूकैरियोटिक में केवल जो है डीएनए में जीन पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक कोशिका है, जैसे कि आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें जो है केवल डीएनए में ही जीन पाया जाता है, डीएनए के अलावा और कहीं जगह जो है जीन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वो जीन जो है वो भूत प्रेत वाला जीन नहीं है, ये जीन क्या है, ये डीएनए में पाए जाने वाला जीन है, जो अनुवांशिकता की इकाई होती है और माता पिता से जो है बच्चों में जो भी गुण होता है, जो भी लक्षण होता है, उसको ट्रांसफर करने का कार्य करता है। ठीक है, मनुष्य में लगभग देखा जाता है कि जीन की संख्या जो होती है वो 30,000 के आसपास होती है। ठीक है, एक जीन होता है कि जिसको हम लोग जंपिंग जीन कहते हैं। मतलब क्या हो गया, जंपिंग जीन मतलब हो गया कि जैसे कि 2 डीएनए है, तो एक डीएनए से जो है लक्षण कुदक कर जो है दूसरे डीएनए पर चला जाता है, उस प्रकार के जीन को जो हम लोग क्या बोलते हैं, जंपिंग जीन कहते हैं। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जंपिंग जीन की खोज किसने किया था। ठीक है, जंपिंग जीन की खोज किसने किया था, तो बारबरा मैक के द्वारा जो है जंपिंग जीन की खोज की गई थी। बारबरा मैक, आप लोग याद रखिएगा, बारबरा मैक के द्वारा जंपिंग जीन की खोज की गई थी। ठीक है, तो ये जितना भी हम लोग बता रहे हैं ये एग्जाम ओरिएंटेड है, पॉइंट जो है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं डीएनए और आरएनए आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है आगे हम लोग देखते हैं कि कोशिकांग, कुछ कोशिकांग ऐसा होता है कि जो केवल पादप में पाया जाता है, कुछ कोशिकांग ऐसा होता है कि जो पादप और जंतु दोनों कोशिका में देखने को मिलता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कुछ कोशिका, क्योंकि कोशिका का भाग हम लोग देख रहे हैं तो कुछ कोशिकांग के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, तो इसमें हम लोग देखेंगे कोशिका द्रव, यहाँ पर आपको फोटो भी देखने को मिलेगा। कोशिका द्रव की चर्चा करते हैं तो ये मान लीजिए यहाँ पर आपको जो फोटो दिख रहा है ये क्या है, तो एक जंतु कोशिका है। ठीक है, एनिमल सेल है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्या है, एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल में जो आपको लिक्विड जैसा ये संरचना दिख रहा होगा नीला कलर का, ये नीला कलर की जो संरचना है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। तो ये बीच में आपको केंद्रक दिखेगा, ये हो गया केंद्रक, ये केंद्रक की संरचना हो गया। तो केंद्रक हो गया और बीच में क्या हो गया, कोशिका द्रव, ये हो गया कोशिका द्रव, आपको यहाँ पर कोशिका द्रव, और ये बीच में जो संरचना आपको दिख रहा है ये केंद्रक है, और जो बाहरी संरचना आपको दिख रहा है वो कोशिका झिल्ली है। ठीक है, अब बात ये आती है कि कोशिका जो द्रव है, कोशिका द्रव वो कैसा होता है, तो कोशिका द्रव ना ही तरल होता है और ना ही ठोस होता है, दोनों का एकदम मिक्स रूप होता है। ठीक है,
तो कोशिका जो है एक तरल अवस्था कह सकते हैं, क्योंकि अधिकांश जो है उसमें जो है तरल ही देखने को मिलता है, ठोस बहुत ही कम रहता है। ठीक है, इसमें जो है छोटे छोटे आपको ऑर्गेनेल्स जिसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब कोशिकांग क्या होता है, तो ये देखिए आपको यहाँ पर राइबोसोम दिख रहा होगा, लाइसोसोम दिख रहा होगा, सेंट्रोसोम, गोल्जी, ये सभी जो है छोटी छोटी जो संरचना पाई जाती है कोशिका द्रव में, इसी को हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। ठीक है, अब कोशिका जो द्रव है उसका निर्माण कैसे होता है, तो देखिए कोशिका द्रव का निर्माण दो प्रकार के पदार्थों से होता है। एक ऐसा पदार्थ होता है जो कार्बनिक पदार्थ होता है। देखिए यहाँ पर एक ऐसा पदार्थ होता है जो कार्बनिक होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो ये कार्बनिक पदार्थ, और दूसरा होता है अकार्बनिक पदार्थ जिसको हम लोग खनिज, लवण, जल कहते हैं। तो कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थों के मिलने से जो है कोशिका द्रव का निर्माण होता है। तो आप लोग देख लिए होंगे, कार्बनिक पदार्थ क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, वसा हो जाएगा। अकार्बनिक पदार्थ क्या हो जाएगा, खनिज, लवण हो जाएगा और जल हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिका द्रव की निर्माण कैसे होती है आप लोग देख लिए। कोशिका द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश बहुत याद रखना जरूरी है। देखिए क्योंकि इंग्लिश से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव नहीं दे के ऐसे लिख देगा आपको साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि साइटोप्लाज्म क्या है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म किसको कहेंगे, जब केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो भी द्रव पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिका द्रव में जो छोटी छोटी संरचना पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग देख रहे थे जो कोशिका का मुख्य भाग है उसके बारे में हम लोग चर्चा किए। कोशिका भित्ति देख लिए, कोशिका झिल्ली देख लिए, उसके बाद कोशिका द्रव देख लिए। ठीक है, और उसी से संबंधित जो है डीएनए, आरएनए, ये सब की हम लोग चर्चा किए। अब हम देखेंगे कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल्स, इसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स में जो है बहुत सारा कोशिकांग आपको देखने को मिलेगा। तो एक एक करके हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कोशिका के अंदर कौन कौन सा कोशिकांग पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे क्या, अंतःप्रेरित जालिका जिसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, याद रखेगा ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये एक नली जैसी संरचना है, नली और चपटी जैसी संरचना है और एक थैली के रूप में होता है। देखिए यहाँ पर ये है आपका, किधर गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए ये हो गया आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन, तो एक एरिया होता है सरफेस जो होता है उसका वो चिकना होता है, एक होता है खुरदरा होता है। अब देखिए ये सतह है किसका, चिकना वाला सतह, ये खुरदरा क्यों है, खुरदरा इसलिए क्योंकि इसमें राइबोसोम होता है। ठीक है, राइबोसोम जो है उस भाग में जो है अटैच रहता है, इसलिए इसको जो है खुरदरी भाग कहते हैं। ठीक है, तो खुरदरी भाग में क्या होता है, खुरदरी भाग में वो होता है प्रोटीन का निर्माण होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ER है उसके किस भाग में प्रोटीन का निर्माण होता है, तो खुरदरी वाले भाग में जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। और दूसरा भाग होता है चिकना भाग होता है, इसमें किसका निर्माण होता है, तो इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट का निर्माण देखने को मिलेगा, लिपिड्स यानी वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दो चीज़ों का निर्माण आपको देखने को मिलेगा। किसमें, तो जो चिकनी सतह है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो आंतरिक हिस्सा होता है, जो आंतरिक ये दीवार जो देखने को मिलता है उसको आंतरिक दीवार, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी जो भीतर का जो स्थान होता है, ये आंतरिक जो दीवार दिख रहा है उसके स्थान को, यानी जो चिकना सतह हो या खुरदरा सतह हो, ये पूरे एरिया जो है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर के स्थान को क्या कहते हैं, जो भीतर में जो भी स्थान खाली स्थान है, खाली स्थान तो ऐसे नहीं रहता क्योंकि इधर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का संश्लेषण होता है और उस साइड प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, अब दूसरी संरचना की जब हम बात करते हैं तो गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी बॉडी, इसका जो है खोज जो है कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया था, कैमिलो गोल्जी के द्वारा इसकी खोज किया गया था। इसका कार्य क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य देख लिया आप लोग, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, वसा का संश्लेषण करेगा, कार्बोहाइड्रेट का करेगा। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम क्या है, कोशिका के अंदर कुछ भी परिवहन का जो कार्य होगा, यानी कह सकते हैं परिवहन मंत्री कोशिका का कौन सा है, गोल्जी बॉडी है। ठीक है, अभी परिवहन मंत्री की हम बात करेंगे तो गोल्जी बॉडी हो गया किसका, तो कोशिका का परिवहन मंत्री गोल्जी बॉडी हो गया। अब देखिए परिवहन की जब हम बात करते हैं परिवहन, तो परिवहन में दो प्रकार की भी आ सकती है, एक हो जाएगा अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट,
अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है। दूसरा होता है पौष्टिक पदार्थ, पौष्टिक, पौष्टिक पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ और पौष्टिक पदार्थ यानी दो प्रकार के पदार्थ आपको देखने को मिलेगा। यानी सेल के अंदर जो भी कचरा हो गया, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है, तो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम कौन करेगा? गोल्जी बॉडी करेगा। और जो पौष्टिक मतलब कोई भी वहाँ पर आपको पदार्थ देखने को मिलेगा जो कोशिका के लिए जरूरी है, उसको भी पहुँचाने का कार्य कौन करेगा? तो गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा या यूकैरियोटिक में? तो याद रखिएगा गोल्जी बॉडी का काम जो है, गोल्जी बॉडी जो होता है वो केवल किस में पाया जाएगा? यूकैरियोटिक कोशिका। आप लोग भली भांति जानते हैं यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है। यू से ऐसे याद रखिए, यू ऐसे बनता है ना, ऐसे यू ऐसे बनता है, तो याद रखिएगा थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, ऐसे ऐसे मिला देंगे तो क्या बन गया? गोल। गोल मतलब क्या होता है? केंद्रक। तो ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जिसमें नहीं पाया जाता उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बहुत ही खतरनाक लाइसोसोम, लाइसोसोम की बात करते हैं। यानी कोशिका के एक तरह से हम लोग पुलिसमैन कहते हैं, कोशिका का पुलिसमैन। जैसा कि आपको हम बताए हैं कोशिका का ब्रेन, यानी कोशिका को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो केंद्रक करता है, ठीक है, सबको कंट्रोल करने का। लेकिन केंद्रक के पास उतना पावर नहीं है, ठीक है। जैसे घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो घर के मुखिया तो होते हैं लेकिन उनके पास कोई ताकत नहीं होती है, कोई शक्ति नहीं होती है, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रमुख नागरिक तो हैं लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं है, वास्तविक पावर उनके पास नहीं है। सभी वास्तविक पावर किसके पास है? तो भारत के प्रधानमंत्री के पास होता है। उसी प्रकार से लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम उसको जो है यानी एक तरह से अधिक पावर मिला हुआ है। पावर क्यों मिला है? क्योंकि इसमें जो है एक विशेष प्रकार की एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये क्या होता है? अम्लीय होता है। अब अम्लीय होता है जैसा कि आप जानते हैं अम्लीय चीज़ किसी से नहीं कहते हैं कि अगर अम्लीय किसी पर जो है गिर जाता है या किसी के साथ वो मिल जाता है तो सबको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। उसी प्रकार से लाइसोसोम, लाइसोसोम से इसलिए सभी डरता है और इसके साथ जो है कोई रहना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि ये फटेगा तो सबको ले डूबेगा, ठीक है। सबके मतलब सबको जो है एक तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा पूरी कोशिका। जब कोशिका मरती है तो यही लाइसोसोम फट जाता है जिसके चलते जो है कोशिका पूरी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, गल जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लाइसोसोम जो होती है वो कैसी होती है। एक गोलाकार थैली जैसी संरचना होती है, ठीक है। इसमें एक हाइड्रोलाइटिक नामक एंजाइम पाया जाता है जो अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, जो कोशिका को क्या करता है? ये खत्म करने का काम करता है। यानी कोई कोशिका अगर मर जाती है, जैसे आप लोग को चोट लग जाता है, चोट लग जाता है, जहाँ पर चोट लगेगा देखिएगा वहाँ पर काला पड़ जाता है, काला। इसका मतलब यह है कि वहाँ की जो भी कोशिका थी सभी क्या हो गई? मर गई। अगर क्या होगा? लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा तो लाइसोसोम क्या होगा कि जैसे कि ब्रेन, मस्तिष्क की हम बात करते हैं तो मस्तिष्क में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। क्यों? होता क्या कि जब वहाँ पर कोशिका मरती है, जब से किसी को ब्रेन में चोट लगता है वहाँ की जब कोशिका मर जाती है तो लाइसोसोम होता ही नहीं है कि उसको खत्म करेगा। इसलिए क्या होता है? ब्रेन में गांठ जैसी संरचना बन जाती है, क्योंकि कोशिका मरेगा तो फिर वहीं पर रह जाएगा वो, तो गांठ बन जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइसोसोम कहाँ नहीं पाया जाता है, तो ब्रेन में लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा। सेंट्रोसोम भी नहीं पाया जाएगा। जब हम आगे हम सेंट्रोसोम की चर्चा करेंगे तो वो भी ब्रेन में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसको सुसाइड बैग कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। आत्महत्या की थैली। अब आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फटेगा तो सबको ले डूबेगा, ठीक है। तो डी डुबे जो है इसकी खोज किया था, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो डी डुबे के द्वारा किया गया था। तो इसे याद रखिएगा, ले डूबेगा, ले डूबे डी डूबे, ठीक है। ले डूबे डी डूबे यानी ले डूबेगा, अगर ये फटा तो सबको ले डूबेगा, इसलिए सभी लोग जो है इससे दूर रहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कोशिका द्रव क्या है, गोल्जी बॉडी क्या है, लाइसोसोम क्या है, अंतःपरिजालिका क्या है, ठीक है। अंतःपरिजालिका का दो भाग था, हम लोग जो है पूरी तरीके से इसको हम लोग देख लिए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होने के कारण जो है इसे जो है एक विशेष प्रकार की शक्ति मिल जाती है, जो किसी के साथ अगर जाएगा और थोड़ा सा भी छिड़क दिया, थोड़ा सा भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकल के उसमें टच हो गया तो बस उसको खत्म कर देगा, ठीक है। इसलिए सब इससे क्या करते हैं? डर के रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि लवक, प्लास्टिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लवक। लवक को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्लास्टिड। अब ये लवक जो होता है वो केवल जो है किस में पाया जाएगा? पादप में।
और साथ साथ शैवाल। शैवाल भी तो हम लोग पादप में ही उसको रखते हैं। तो ये लवक जो होता है, प्लास्टिड जिसको बोलते हैं, वो केवल किस में पाया जाएगा? पादप कोशिका में। अब जैसा कि आप जानते हैं पादप कोशिका की जो संरचना होती है वो लगभग जो है इसको आयताकार आपको देखने को मिलेगा। जो बाहरी संरचना होती है उसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। और कोशिका भित्ति के जो अंदर में ये छोटी संरचना आपको देखने को मिल रहा होगा, इसी को हम लोग क्या करते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। और पादप कोशिका में भी जो है एक छोटी छोटी संरचना पाई जाती है, जैसा कि आप ये देखिए यहाँ पर सेल वॉल देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, लार्ज वैक्यूल मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद न्यूक्लियस। अब देखिएगा न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस जो प्लांट होता है, प्लांट उसके ठीक बीच में आपको देखने को मिला, सॉरी प्लांट जो है उसके जो है एकदम किनारे पर देखने को मिलेगा, लेकिन जो एनिमल सेल होता है उसके ठीक बीच में आपको सेंटर देखने को मिलेगा, केंद्रक देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि जो सेल कोशिका मतलब कोशिका होती है प्लांट कोशिका, तो प्लांट में आपको जो है थोड़ा सा किनारे पर देखने को मिलेगा, ये जो केंद्रक है वो किनारे में मिलेगा, लेकिन जंतु कोशिका में जो है केंद्रक जो है एकदम बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब हम प्लास्टिक की चर्चा करते हैं। तो प्लास्टिक होता क्या? देखिए ये जो है झिल्ली युक्त संरचना है। प्लास्टिड जो होती है ये झिल्ली युक्त संरचना होती है और किस में पाया जाता है? केवल पादप में। याद रखिएगा ये जंतु में प्लास्टिड नहीं पाया जाता। प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग हरित लवक कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। देखिए एक हो गया क्लोरोप्लास्ट, दूसरा हो गया क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट ये 3 प्रकार के जो है आपको देखने को मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट हो गया पहला, उसके बाद क्रोमोप्लास्ट, उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट। ये 3 प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। अब तीनों का कार्य क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य किसका है? तो हरित लवक का। हरित लवक क्या है? तो हरित लवक क्या करता है? देखिए हरित लवक में एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं, पर्णहरित बोलते हैं इसको, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के चलते जो है किसी भी पौधा का रंग जो है हरा होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पौधा का रंग हरा, ग्रीन किसके कारण होता है? क्योंकि उसमें जो विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं, जिसके चलते जो है इसका रंग जो है ग्रीन होता है, हरा होता है, ठीक है। अब होता क्या है, क्योंकि क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, और यहीं पर जो है कोशिका का जो है खाना का जो स्थान है, खाना बनने का स्थान है, इसलिए जो है इसको पादप का किचन भी कहा जाता है, पादप का रसोई घर। पादप का रसोई घर किसको कहते हैं? तो हरित लवक को पादप का रसोई घर कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें जो है पर्णहरित के अलावा भी कुछ और भी जो है क्लोरोफिल जैसा वर्णक पाया जाता है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के अलावा भी कुछ वर्णक पाया जाता है, जैसे केरोटीन, जेंथोफिल, ये अन्य प्रकार का जो है वर्णक आपको देखने को मिलेगा। ये क्या करता है? आप जैसे पौधा और देखेंगे, खासकर पुष्प का, फूल का पौधा अगर देखे होंगे तो कोई पौधा आपको देखने को मिलेगा रेड कलर का, कोई आपको नारंगी कलर का देखने को मिलेगा, कोई पीला कलर का देखने को मिलेगा। तो ये सब देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ क्लोरोफिल ही नहीं पाया जाता, इसके अलावा केरोटीन पाया जाता है। देखिए केरोटीन पाया जाता है, जेंथोफिल पाया जाता है। तो केरोटीन का काम क्या है? ये क्या करता है? पौधा को नारंगी रंग प्रदान करता है, और जेंथोफिल क्या करता है? ये पीला रंग प्रदान करता है। इसके अलावा जेंथोफिल का कार्य है सूर्य से बहुत ज़्यादा जब रोशनी आता है, कुछ अनावश्यक रोशनी भी आता है, उस रोशनी से जो है किसको बचाता है? तो पौधा को बचाता है, ताकि पौधा सूखे नहीं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे मनुष्य की स्किन में कैंसर ना हो, क्योंकि पराबैंगनी किरण सूर्य से जब निकलती है तो उसको जो है वायुमंडल में रोक लिया जाता है, ठीक है। जो O3 होता है, जिसको हम लोग ओजोन कहते हैं, O3 के द्वारा जो है इसको रोक लिया जाता है, ताकि जो है मनुष्य को क्षति ना पहुंचे। उसी प्रकार से जेंथोफिल क्या करता है? सूर्य से आने वाली अनावश्यक जो किरण होती है उसको सोखने का काम करता है, जिससे पौधा को नुकसान ना हो, ठीक है। तो पहला आप लोग देख लिए हरित लवक का काम क्या है? तो यहाँ पर भोजन बनता है, इसलिए इसको पादप का क्या कहते हैं? किचन कहते हैं, रसोई घर कहते हैं। और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके चलते जो है पौधा का रंग क्या होता है? हरा होता है। इसके अलावा केरोटीन पाया जाता है, जेंथोफिल भी पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्णी लवक, जिसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम कुछ नहीं है ज़्यादा, इसका काम यह है कि पत्ती, फूल, जड़, तना को क्या करना? कलरफुल बनाना, यानी रंग प्रदान करना। कलरफुल करने का काम कौन करेगा? तो क्रोमोप्लास्ट करेगा, ठीक है। सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, देखिएगा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पौधा में भोजन तो बनता है, ठीक है, लेकिन भोजन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है पौधा में, कहाँ इसको संचित, जैसे आप होता है कि कभी भोज और देखे होंगे, भोज जब बनता है तो भोज बनाने का स्थान कहीं और रहता है, लेकिन स्टोर करने का स्थान कहीं और रहता है, बनाकर उसको स्टोर किया जाता है। उसी प्रकार से पौधा में भोजन तो बन गया कहाँ पर? तो हरित लवक में जो है भोजन बन गया, हरित लवक में भोजन बन गया, लेकिन
भोजन बन गया लेकिन उसको कहाँ पर स्टोर किया जाता है, तो देखिए ये अवर्णी लवक का काम है जिसको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। जड़, तना, यानी पौधा के जड़ और तना में मुख्य रूप से जो है भोजन को संग्रहित करने की क्षमता होती है और वहीं पर जो है भोजन को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो लंबा नहीं हो इसके लिए हम जो है पूरी तरीके से प्रयासरत रहते हैं कि वीडियो अधिक से अधिक लंबा ना हो, ताकि आप लोगों को जो है आसानी से देख पाएँ और समझ पाएँ। क्योंकि देखिए खाना खाना कोई बड़ी समस्या नहीं होती, खाना को पचाना भी एक बड़ी समस्या है मनुष्य में। ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि वीडियो शॉर्ट हो, छोटा हो, ताकि आप लोग आसानी से उसको देख पाएँ और उसको समझ पाएँ। ठीक है, और बार बार रिवीजन करिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, इसके अलावा जो भी कोशिकांग और बचा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और भी जैसे कि वैक्यूल्स की चर्चा करेंगे, तो और भी कुछ जो है कोशिकांग देखने को मिलेगा आपको। और धीरे धीरे जो हम कोशिका की आगे बढ़ रहे हैं और कोशिका को पूरी तरीके से हम लोग खत्म करने वाले हैं, और देखेंगे कि कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है पूरी तरीके से। क्योंकि कोशिका विभाजन बहुत सारे लोगों को जो है समझ में आता ही नहीं है कि कोशिका विभाजन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, एकदम हम विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि छोटा वीडियो बने ताकि आप लोग को कोई समस्या नहीं हो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और आप लोग जो है बार बार इसको रिवीजन करिए। अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों से मिलजुल कर रहिए, ताकि आपको पढ़ने में फोकस हो, यानी क्या तक कंसंट्रेशन से पढ़ना होगा। इसलिए जो है आप कभी किसी से झगड़ा वगड़ा मत करिए और शांत रहिए, और अपने आप में एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।